हेलो एवरीवन, वेलकम एंड बैक टू जाजू क्लासेस। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर। इस चैप्टर से नीट में ऑलमोस्ट 4 से 5 क्वेश्चन पिछली बार आ चुके हैं। हर साल ये ट्रेंड है इस चैप्टर का कि 5 से 6 क्वेश्चन हर साल इस चैप्टर से आते हैं। ये चैप्टर बिल्कुल बेसिक है, लेकिन आप लोग बिल्कुल बेसिक से इसको सीखेंगे और एडवांस लेवल तक इसको मैं आपको समझाऊंगा। इस चैप्टर को करने के बाद आपको पूरा फील आएगा कि बायोलॉजी ऐसे भी पढ़ी जाती है। जी हाँ, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, एडवांस लेवल तक पढ़ाऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आज प्यूरोकैरेटिक सेल इस चैप्टर में अपन लोग कंप्लीट करेंगे। हाँ, हो सकता है कि इससे 2 क्वेश्चंस फ्रेम हो जाएं इस बार नीट में। पहला जो पैराग्राफ है, आप न्यू एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे अपन लोग। जो आपने पैराग्राफ देखा होगा, इसमें एक सिंपल सी डेफिनेशन दे रखी है बायोलॉजी की। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी को अपन लोग बायोलॉजी कहते हैं। एक पॉइंट इसमें ये हो गया। एक पॉइंट इसमें जो है सेकंड है रिडनिस्ट बायोलॉजी। ये इस बार नीट में आ चुका है। रिडनिस्ट बायोलॉजी किसी भी चीज, किसी भी ऑर्गेनिज्म की फिजिकल केमिकल अप्रोच पे स्टडी करना, किसी भी ऑर्गेनिज्म की फिजिकल केमिकल अप्रोच पे स्टडी करना, इसको ही अपन लोग बोलते हैं रिडनिस्ट बायोलॉजी। ठीक है ना? किसी भी ऑर्गेनिज्म की फिजिकल केमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, अपन लोग इसको रिडनिस्ट बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन लोग, है ना, ये हो गया। इस पैराग्राफ से केवल 2 ही क्वेश्चन थे। अब अपन लोग आ रहे हैं जीएन रामाचंद्रन। जीएन रामाचंद्रन से हर साल एक नए क्वेश्चन कहीं ना कहीं फ्रेम हो जाता है। इस बार इस पैराग्राफ से क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। अगर बात होनी है प्रोटीन स्ट्रक्चर की, प्रोटीन स्ट्रक्चर किसने दिया, नाम आएगा जीएन रामाचंद्रन के बारे में। एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर्स, हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन किसने दिया था? रामाचंद्रन प्लॉट। रामाचंद्रन प्लॉट होता है, इससे हम प्रोटीन की स्टडी करते हैं। तो ये किसने दिया था? जीएन रामाचंद्रन जी ने दिया था। इन्होंने ये जो है लिनस पाउलिंग से जब मिले थे, ये उनसे डीपली इन्फ्लुएंस हुए थे। क्वेश्चन काफी बार आ चुका है कि जो जीएन रामाचंद्रन है वो किससे इन्फ्लुएंस हुए थे? लिनस पाउलिंग से। एक बार मेरी तरफ देखो, प्रोटीन स्ट्रक्चर किसने दिया था? नाम आएगा जीएन रामाचंद्रन का। ट्रिपिकल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन किसने दिया था? रामाचंद्रन ने। रामाचंद्रन प्लॉट किसकी स्टडी करता है? प्रोटीन की स्टडी करता है। दिया किसने था? जीएन रामाचंद्रन ने। किससे मिलकर इनको मतलब ज्यादा इन्फ्लुएंस फील, डीपली इन्फ्लुएंस हुए थे? ये लिनस पाउलिंग से मिलकर। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो जीएन रामाचंद्रन जी के बारे में है। डेट आज तक नीट में नहीं पूछी गई है, लेकिन अगर एनटीए का जिस टाइप से पैटर्न आ रहा है, हो सकता है डेट आपको एक बार याद कर लेनी चाहिए। 1922 में इनका जन्म हुआ था और 2001 में ये एक्सपायर हो गए थे। यहां से अपन लोगों का चैप्टर स्टार्ट होता है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अगर आप अपनी आंखों से देखोगे तो आपको लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही तरीके के लोग आपको अपनी आसपास देखने को मिलेंगे। यू हैव वंडर एंड आस्क योरसेल्फ व्हाट इज दैट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग एंड व्हाट इज एन इनएनिमेट। एनी इनएनिमेट का मतलब नॉन लिविंग थिंग्स। द थिंग्स विच हैव नॉट द कैपेसिटी ऑफ ब्रीथिंग इज कॉल्ड inanimate matter. Suppose fire is animate matter, water inanimate matter, rock inanimate matter, living you are living. एनसीईआरटी बोल रही है ऐसी कौन सी चीज है जो लिविंग को और नॉन लिविंग दोनों को बीच में डिफरेंस कर रही है। आपने अभी कभी सोचा, अपने आसपास देखो, बहुत सारी चीजें आपको लिविंग लगेंगी, बहुत सारी इनएनिमेट मतलब नॉन लिविंग्स लगेंगी। उसके बीच में क्या डिफरेंस है ऐसा कि वो लिविंग है, ये नॉन लिविंग है? द answer of this presence of basic cell unit of life is called cell. In all organisms, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सब में सेल तो पाया ही जाएगा। अगर जो ऑर्गेनिज्म सेल से मिलके बना है उसको बोलेंगे ये तो लिविंग है ही, लेकिन जो सेल से मिलके नहीं बना उसको हम बोल देंगे इनएनिमेट मैटर है। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। ये पैराग्राफ अभी आपको सुन के लग रहा होगा बहुत बेसिक है, लेकिन अगर इससे ही क्वेश्चन फ्रेम होते ना तो आपको लगता है क्या हो गया। सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, व्हाइल अदर लाइक कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेल
organisms can be divided into two parts. Number first, living organ unicellular and second is multicellular. किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक सेल पाया जा रहा है, बोल देंगे लिविंग है, यूनिसेलुलर है. किसी में ज्यादा सेल्स पाए जा रहे हैं लाइक यू, तो उसको बोलेंगे ये मल्टी सेलुलर है. व्हाट इज सेल? एक छोटे से क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि सेल किसको कहते हैं. यूनिसेलुलर ऑर्गन्स आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. मतलब एक सिंगल सेल ही सारे ऑर्गेनिज्म ही परफॉर्म कर रहा होगा वहां पे. परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ. एनीथिंग लेस देन कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग. एनसीईआरटी बोल रही है जो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होता है ना, जिसमें केवल सिंगल सेल होता है लाइक अमीबा, पैरामीशियम, इनमें क्या होता है भाई, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस होते हैं. परफॉर्मिंग, ये सारे फंक्शन करते हैं लाइक ब्रीथिंग, शेल्टिंग वगैरह सब आता है इनको. रिप्रोड्यूस भी करते हैं ये एक सिंगल सेल. लेकिन एक सेल से अगर कंप्लीट, सेल में जो स्ट्रक्चर्स होने चाहिए अगर उससे भी कंप्लीट नहीं है तो हम उसको इंडिपेंडेंटली लिविंग सेल्स नहीं बोलेंगे. ऐसा नहीं हमारी बॉडी का कोई भी एक सेल्स निकाल के अगर आपने रख दिया तो उसको हम बोल देंगे ये भी लिविंग है. ऐसा नहीं होगा भाई. सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. Anton von Leeuwenhoek first saw and described a living cell. Robert Brown later discovered the nucleus. एंटोन वॉन लीवनहुक ने फर्स्ट सेल डिस्कवर किया था. वो लिविंग जो सेल था वो स्पर्म सेल था. अब ये मत पूछना कि वो स्पर्म सेल कहां से लेके आए थे डिस्कवर करने के लिए. द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप. रॉबर्ट ब्राउन जो थे उन्होंने न्यूक्लियस को डिजाइन किया था. रॉबर्ट हुक ने एक डेथ सेल को, कॉर्क सेल, जिसको कॉर्क सेल होता है ना, पेड़ की जो छाल होती है, उससे उन्होंने वो डिस्कवर किया था. ये एनसीईआरटी में नहीं है, मैं अपनी तरफ से एड ऑन कर रहा हूँ. ठीक है. द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप, इट्स इंप्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विल ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ सेल. पहले क्या था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप चलते थे, लेकिन जब से इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप्स आए बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हमें और देखने को मिले सेल के अंदर. वाह, ये भी पाया जा रहा है, ये भी पाया जा रहा है. अब बात होनी है सेल थ्योरी के बारे में. सेल थ्योरी क्या थी भाई? देखो, दो साइंटिस्ट थे यहाँ पे, पहले थे. ये बात कब की है? 1838. डेट याद रखनी है, माइंड में याद रखनी है, डेट याद रखनी है. इन 1838 मैथेशियन स्लेडन एक साइंटिस्ट थे भैया. ये बंदा था, मैथेशियन स्लेडन एक बंदा था. ये जर्मन बॉटनिस्ट था. ऐसा बंदा जो प्लांट्स की स्टडी करता है उसको हम बोलते हैं बॉटनिस्ट. Exclaim a large number of plants and observe all plants are composed of different kinds of cell which from the tissues of the plant all about the same time. जब इन्होंने, मैथेशियन स्लेडन कौन थे भाई? मैथेशियन स्लेडन एक जर्मन बॉटनिस्ट थे. ऐसा बंदा जो प्लांट्स पे स्टडी करता है. भैया बॉटनिस्ट है तो किस पे स्टडी करेंगे? प्लांट्स पे. ऑब्वियसली प्लांट्स पे स्टडी इन्होंने करा. इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स को देखा. इन्होंने देखा भाई कि जो भी टिश्यू हैं या भी सेल्स हैं वो तो प्लांट से मिलकर, प्लांट जो है सारे सेल से मिलकर बनी है. सेल प्लस सेल इज इक्वल टू टिश्यू. सेल का ग्रुप्स ऑफ सेल आर कॉल्ड टिश्यू. फिर उसके एट द सेम टाइम थ्रेडन स्वान, एक थ्रेडर स्वान थे, एक दूसरे साइंटिस्ट. 1939 की बात है, वो 1938 की बात है. आज वर्ल्ड इज जूलॉजिस्ट. ये एक जूलॉजिस्ट थे भाई. जूलॉजिस्ट कौन बंदा होता है? जो बंदा जानवर की स्टडी करता है, वो एनिमल्स की स्टडी करता है, उसको हम जूलॉजिस्ट बोलते हैं. इन्होंने किस पे स्टडी करी होगी भाई? इन्होंने एनिमल सेल पे स्टडी करी होगी. एंड रिपोर्टेड दैट सेल्स हैव अ थिन लेयर ऑफ आउटर मेम्ब्रेन इज टुडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इन्होंने एनिमल सेल की स्टडी करी. इन्होंने देखा कि सेल्स के बाहर एक पतली लेयर पाई जा रही है, उसको बोलते हैं आज के टाइम पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन. उस टाइम पे उस मेम्ब्रेन का नाम नहीं था कोई. इन्होंने केवल एक सेल्स की स्टडी देखी थी. अच्छा, सेल में ये चारों तरफ लाइनें पाई जा रही हैं, इसका मतलब ये प्लांट सेल है, मतलब यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन आजकल सारी सेल्स में प्रेजेंट होते हैं. He also concluded basis on study of plant tissue. भाई इन्होंने तो मजा ही कर दिया. इन्होंने प्लांट्स पे भी स्टडी कर डाली, एनिमल्स पे भी स्टडी कर डाली. That presence of cell wall is a unique characteristics of cell. Unique characteristics of cell. भाई देखो इन्होंने क्या करा, इन्होंने प्लांट्स की भी स्टडी करी. जूलॉजिस्ट थे ये, एनिमल्स की भी स्टडी कर दी. प्लांट्स में बोला इन्होंने कि जो यूनिक फीचर है भाई वो सेल वॉल है. प्लांट्स के अंदर एक यूनिक फीचर है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सब में पाई जा रही है, लेकिन उस टाइम पे नहीं पता था किसी को इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे. अब आगे पता चला कि इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे. स्लेडन प्रपोज हाइपोथेसिस of that bodies of animals and plant are composed of cell and products of cell.
Sladen and Swan together formulated cell theory. This theory, however, did not explain how two new cells are formed. Sladen और Swan दोनों ने मिलके एक सेल थ्योरी दी। सेल थ्योरी ये नहीं बता पा रही थी कि न्यू सेल्स कहां से आ रहे हैं। भाई आप ये तो कह रहे हो कि ये ठीक है, ये भी ठीक है, आपकी बात मान ली हमने, लेकिन अब ये तो बताओ हमको कि अब तुम ये कह रहे हो तो हमें ये बताओ नई सेल्स कहां से आ रही हैं। इनको ये नहीं पता कि सही सेल्स आ कहां से रही, इसलिए ये फेल हो गए। उस टाइम पे एक हमारे और बंदे आए थे, रुडोल्फ वर्चो। रुडोल्फ वर्चो ये है 1955। रुडोल्फ वर्चो ने क्या करा था, एक्सप्लेन दैट सेल डिवाइड फ्रॉम न्यू सेल्स आर फॉर्म प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो नई सेल्स है ना वो पुरानी सेल से आ रही हैं। रुडोल्फ वर्चो ने बोला था कि जो नई सेल्स है ना वो पुरानी सेल से आ रही हैं। इन्होंने इसको एक टर्म दी थी, omnicellular e cellular. He modified the hypothesis of cells and hypothesis of Sladen and Swan to give cell theory a final shape. Cell theory are understood today as all living organisms are composed of cells and products of cells. All cells arise from pre-existing cell. एक बार अपनी गंदी सी शक्ल को ऊपर करके मेरी हैंडसम सी शक्ल को एक बार देखेंगे। पहले साइंटिस्ट कौन थे? 1838 की बात है। देखो एक बार मेरी तरफ देखो, 1838 की बात है। देखो कुछ नहीं, सब बात छोड़ो, तुम ऐसा करो, टोटल सेल थ्योरी में कितने साइंटिस्ट आए हैं? 3। अब ठीक है, अब क्या करना है आपको, अपनी गंदी शक्ल को ऊपर करके मेरी शक्ल को देखना एक बार। 1838 में मिथेशियन स्लेडन एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। तो किस पे स्टडी करेंगे? प्लांट्स पे स्टडी करेंगे। इन्होंने प्लांट्स को ऑब्जर्व करा भाई कि प्लांट्स अच्छा बहुत सारे टिश्यू से मिलके बने हैं, इनको हम इसको बोल देंगे। फिर स्लेड एकदम स्वान आ गए, वहां पे थ्रेडर स्वान आ गए। उनकी 1 साल बाद की बात है, 1839 की बात है। वो के जियोलॉजिस्ट थे भाई। जियोलॉजिस्ट जैसे उन्होंने प्लांट सेल पे भी स्टडी करी, उन्होंने एनिमल सेल पे भी स्टडी करी। उन्होंने प्लांट सेल को बोला कि इसके अंदर एक आउटर लेयर पाई जा रही है, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे, और यहीं पे एक और सेल पाई जा रही है। बेटा इन्होंने तो डिस्कवरी पे डिस्कवरी कर डाली। इन्होंने दूसरा बोल दिया कि जो सेल बॉल है ना वो यूनिक कैरेक्टर है प्लांट सेल का। इन्होंने हाइपोथेसिस भी दे डाली सेल थ्योरी की कि जितने भी एनिमल और प्लांट सेल्स है ना आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। इनसे पूछा अच्छा भाई ये बताओ फिर हमको, तुम नई सेल्स कहां से आ रही है? तुमको ये नहीं पता नई सेल्स कहां से आ रही हैं। स्लेडन और स्वान दोनों ने मिलकर फॉर्मुलेटेड कर दी सेल थ्योरी को। सेल थ्योरी, दिस सेल थ्योरी डिड नॉट एक्सप्लेन, ये सेल थ्योरी एक्सप्लेन ड्रॉबैक्स क्या था सेल थ्योरी का। भाई इनको ये नहीं पता था कि नई सेल्स कहां से आ रही हैं। उस टाइम एक नए साइंटिस्ट आए थे, रुडोल्फ वर्चो। इन्होंने बोला था कि ऑल सेल्स आर exist from pre-existing cell, cellula, omnicellular, e-cellular. He modified the hypothesis of Sladen and Swan. आज फाइनल को क्या जानते हैं? All cells are arise of all cells. All organisms are composed of cells and products of cell. All cells arise from pre-existing cell. पुरानी सेल से नई सेल बनते हैं। ठीक है भाई। अब हम एक ओवरव्यू लेंगे सेल का। You have earlier observed cell in a onion pea. एक ओनियन लेना है आपको, ओनियन की जो ऊपर की वॉर्क होती है उसको लेना है भाई, और ह्यूमन सेल लेना नहीं है, एनसीईआरटी ने पहले ऑलरेडी ले चुका है। ठीक है, माइक्रोस्कोप के अंदर दोनों की सेल को लगाई, ह्यूमन चीक की सेल था, एक ह्यूमन सेल था। लेट्स रिकॉल द डिटेल स्ट्रक्चर। द ओनियन सेल विच इज अ टिपिकल प्लांट सेल। एक ओनियन सेल है भाई जो प्लांट सेल होगी, हैज अ डिस्टेंस सेल वॉल अराउंड दिस बाउंड्री विद इन सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और मेम्ब्रेन पाई जा रही है, उसको बोलते हैं सेल बॉल। द सेल्स ऑफ ह्यूमन चीक as outer membrane is a demilitated structure of cell. सेल जो ह्यूमन सेल थी उसमें केवल एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जा रही थी, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक और डिकोड स्ट्रक्चर पाया जा रहा था, इसको बोलते हैं सेल बॉल। डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। इनसाइड द सेल, दोनों सेल्स के अंदर एक और चीज मिली हमको, उसको न्यूक्लियस बोले भाई इन्होंने, कि मेम्ब्रेन डेंस बाउंड स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस दोनों में है। दिस न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम्स। ये न्यूक्लियस है ना, इसके अंदर क्रोमोसोम्स हैं, विच इज टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल डीएनए। जेनेटिक मटेरियल डीएनए को कंडेंस फॉर्म में रखा है क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम किसके अंदर पाया जाता है? न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस किसके अंदर पाया जाता है? सेल के अंदर। बेटा अंदर के अंदर, अंदर के अंदर बात हो गई। सेल दैट, ठीक है, in both prokaryotic and eukaryotic cells a semi-fluid matrix called cytoplasm occupy the volume of the cells. प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी यूकैरियोटिक सेल्स में भी सब में एक सेमी फ्लूइड लिक्विड पाया जा रहा है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बारे में एक और लाइन मैंने हाईलाइट करी है
द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी इन द बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल। जितनी भी सेलुलर एक्टिविटी चलती है ना प्लांट्स के अंदर, वो बेटा सेल साइटोप्लाज्म में चलती है। मेन एरिना है साइटोप्लाज्म। काफी बार क्वेश्चन नीट में रिपीट हो चुका है ये। वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर इन कीप द सेल्स लिविंग स्टेट। सेल्स के अंदर ना काफी सारी रिएक्शंस होती रहती हैं, तब जाके सेल्स एक अच्छी फॉर्म में चलता है, तब लिविंग उसको बोलते हैं भाई लिविंग है, ये सेल को रिएक्शंस हो रही हैं उसके अंदर। Beside the nucleus, the eukaryotic cells have other membrane bound organelles are called organelles. न्यूक्लियस को छोड़ के ना प्रोकैरियोटिक सेल्स में और भी चीजें पाई जा रही हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स, द प्रोकैरियोटिक सेल्स लेक सच मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में ऐसा कुछ भी नहीं पाया जा रहा था, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में तो काफी सारे बॉन्ड ऑर्गेनेल्स पाए जा रहे थे, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जा रहा था, गोल्गी कॉम्प्लेक्स पाया जा रहा था। भाई क्या क्या पाया जा रहा है, क्या बात। राइबोसोम्स क्या है भाई? राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स फाउंड इन ऑल लिविंग बोथ प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल। राइबोसोम्स दोनों में पाया जा रहा है क्योंकि इसके अंदर कोई मेम्ब्रेन नहीं है। राइबोसोम्स आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म बट आल्सो विद इन द टू ऑर्गेनेल्स साइट क्रोमोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। भाई बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एकदम स्टार बना लो। राइबोसोम सेल्स के अंदर तो पाए जा रहे हैं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स के पास, लेकिन इसके साथ साथ इसमें क्लोरोप्लास्ट में पाया जा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम पाया जा रहा है। एनिमल सेल कंटेन अनदर मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स कॉल्ड सेंट्रोसोम व्हिच हेल्प्स इन सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन होती है ना सेल्स में, एनिमल सेल्स में, तो इस टाइप का देखो स्ट्रक्चर होता है, एक ये है सेंट्रोसोम्स। आप सभी वाकिफ होंगे सेंट्रोसोम से। सेल डिफर in shape and size activities, for example mycoplasma is the smallest cell 0.3 diameter which is while bacteria cell। देखो क्या है ना, इसमें बोल रहे हैं कि सेल का साइज और शेप अलग अलग होती है उसके काम के हिसाब से। भाई माइक्रोप्लाज्मा क्या है? सबसे छोटा सेल है। रेड ब्लड सेल्स कैसे होते हैं? राउंड एंड बाइकॉनकेव होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स अमीबॉइड होते हैं, कोई शेप रेगुलर शेप नहीं होती। सीलियन एपिथेलियम सेल्स लॉन्ग एंड नर्व होती है, देखो लॉन्ग है भाई ये। लॉन्ग एंड ब्रांच सेल नर्व सेल होती है। ट्रैकिट क्या होता है? एलोंगेट होता है, लंबा होता है भाई। मेसोसोल सेल्स राउंड एंड ओवल शेप होती है, ओवल आकार। बैक्टीरिया सेल होता है भाई 3 से 5 mm का होता है। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल ऑफ एन ऑस्टेज among multicellular organisms, red blood cells are the 7 point diameter, nerve cell are the diameter। भाई diameter याद रखना है। cells also vary in shape and size, they may be polymers, columnide, thread like, even irregular। the shape of cell may vary in the functional performance। सेल का जो साइज होता है भाई अलग अलग सब जगह अलग अलग डिफरेंस होता है ना। अब किसके बारे में पढ़ेंगे अपन लोग? अब पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल आर represented by bacteria, blue green algae, mycoplasma, PPLO, pleuropneumonia like organisms। PPLO की फुल फॉर्म याद रखना, pleuropneumonia like organisms। they are generally smaller and multiple than eukaryotic cell। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ना वो यूकैरियोटिक सेल से जल्दी फास्ट डिवाइड हो जाते हैं। they may be very greater in shape and size। the 4 basic shape of bacteria are bacillus। ये चारों शेप आपको याद रखनी है, मैच द कॉलम में आती रहती हैं बच्चे मेरे। बैक्टीरिया सेल रॉड शेप, कोकस सेल स्पाइरुलम, विब्रियो कॉमा शेप भाई, कॉमा शेप विब्रियो, स्पाइरुलम स्पाइरला। द ऑर्गेनिज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर, इवन द प्रोकैरियोटिक एग्जिबिट बाय द शेप एंड फंक्शंस। ओके भाई। Prokaryotics have a cell wall around the cell membrane except in mycoplasma। सेल वॉल सब में पाया जा रहा है, माइक्रोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं पाया जा रहा है। यहीं से क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है। फिर द फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ साइटोप्लाज्म, भाई साइटोप्लाज्म हर किसी में पाया जाता है, इसमें भी उसमें भी। इधर देखो टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का दे रखा है 10 से 20 mm की नॉर्मल सेल होती है। बैक्टीरिया सेल 1 से 2 mm की। प्लोरोनमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म 0.1 स्मॉलेस्ट सेल, प्लोरोनमोनिया लाइक PPLO। वायरसेस होते हैं 0 पॉइंट की, कुछ सेल थोड़ी है वायरसेस भाई, सेल नहीं है बेटा, ठीक है ना। अब ये बोल रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल होती है ना भाई, एक और DNA रखते हैं, जेनोमिक DNA। एक तो DNA है ही है सबके पास खुला हुआ, लेकिन एक और DNA है उसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं, वो हमारी वैक्सीन वगैरह में बनाने में काम आता है, स्मॉलेस्ट DNA।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स फाउंड इन यूकैरियोटिक्स, यूकैरियोटिक्स में ही मेम्ब्रेन्स वहाँ फाउंड होते हैं भाई, यहाँ पे कुछ नहीं होता। प्रोकैरियोटिक्स हैव द सेम यूनिट मीसोसोम, यहाँ पे ना प्रोकैरियोटिक्स की जगह देखो ये जो फोल्डिंग्स होती है ना बेटा, यहाँ पे देखो फोल्डिंग्स हैं, ये दे रखे हैं, ये फोल्डिंग्स दे रखे हैं। अच्छा देखो ये फोल्डिंग्स दे रखे हैं, इनको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के, ये मीसोसोम है, ये पावर हाउस देते हैं हम। सेल एंड एनवेलप, सेल एनवेलप में क्या होता है भाई, देखो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, दो तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। जिसमें बैक्टीरिया की स्लाइम लेयर होती है ना, जो स्टेन को होल्ड करके रखते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स थिक लेयर होती है भाई, उसमें देखो ना जो होल्ड करके रखते हैं उसको बोलते हैं स्लाइम लेयर। और उसको और जो कैप्सूल थिक जो होती है वो कैप्सूल्स होते हैं, एक मजबूत होती है जो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव। और मीसोसोम की ना 4 शेप्स होती हैं, बेसिलस, ट्यूबुलर फॉर्म्स हैं ये, और लैमली, 3 टाइप की। ठीक है भाई, बेसिलस, ट्यूबुलर, लैमली। मीसोसोम की जो फोल्डिंग्स होती हैं वो इस टाइप की होती हैं। और बेसल बॉडी हुक, फिलामेंट, प्लाई, फिम्ब्रिए, राइबोसोम्स एंड बेसल बॉडी, है ना, एक देखो। ठीक है, जो हमारा बैक्टीरिया का जो होता है ना, बैक्टीरिया का जो बीच में मोटिलिटी स्ट्रक्चर होता है, इफ बैक्टीरिया मोटिलाइज देन द स्टेट बेसल बॉडी हुक फिलामेंट, ये 3 टाइप के होते हैं भाई। राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी, इन प्रोकैरियोटिक सेल्स राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल वॉल, दे आर अराउंड 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर इन द शेप ऑफ 50 mm 30 mm. Ribosomes are the single polymer solidome inclusion body. Reserve material in the prokaryotic cells in study that are not found by the any membrane system in the free lie in the cytoplasm. कोई ऐसा नहीं है ऐसे घूमते रहते हैं, फास्फोड ग्रेन्यूल्स के सब ना एक लेयर के अंदर बंद होते हैं भाई, उनको बोलते हैं लोग इंक्लूजन बॉडी। ठीक है, सो आज की हमने क्लास में प्रोकैरियोटिक सेल कंप्लीट कर लिया। अब हम अगले कल की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक्स यूकैरियोटिक सेल के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल अपना कंप्लीट हो गया है। प्रोकैरियोटिक सेल से हर बार 2 क्वेश्चन नीट में आते हैं। आई होप लेक्चर में आपको मज़ा आया होगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको और बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको दे सकूं।